अवे गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेटा टारगेट इज टू कंप्लीट द चैप्टर टुडे। बेटा अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो चीज कवर करी थी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए ऑलमोस्ट। चार क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, एक इलुस्ट्रेशन और तीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अदर देन दैट बेटा थ्योरी मैंने आपको वैसे तो करवा दी थी, ठीक है, लेकिन एक बार हम क्या कर रहे हैं, जो बची हुई थ्योरी है उसको गो थ्रू कर रहे हैं पहले, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पेंडिंग क्वेश्चंस हम करेंगे एक एक करके, ठीक है जी। चलो बेटा, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर अगर हम थ्योरी की बात करके चले, स्टार्ट करेंगे, हमने एक एक पेज गो थ्रू करके चलना है। बुक का कोई भी हिस्सा हमने छोड़ना नहीं है। इतना समझ लो बेटा, नए स्टडी मटेरियल जो आया है उसके अंदर बुक की एक एक लाइन आप लोगों ने पढ़नी जरूर है एक बार, ठीक है, चाहे दोबारा हम उसको ना उठाए, चाहे दोबारा हम स्टडी मटेरियल से थ्योरीज की ना पढ़ रहे हो, बट एक बार हमें जरूर पढ़ना है, ठीक है। बस सबका ध्यान बस स्क्रीन पे होना चाहिए, आपने पढ़ते जाना है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द सिंगल चैप्टर का ओवरव्यू है, कह रहे हैं डेफिनेशन सिंगल एंट्री सिस्टम की क्या है, उसके फीचर्स क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम कितने तरह का होता है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बाय कंपेयरिंग कैपिटल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड इट्स कंपैरिजन विद बैलेंस शीट, टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन। फिर उसके बाद इसने आगे बताया हुआ है कि इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी, आप कंप्लीट करोगे डबल एंट्री, नॉन ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग प्रोसेस, ट्रायल बैलेंस, देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टेक्निक क्या है कंप्लीट करने की, ऑब्टेन करने की कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कुछ जनरल टेक्निक है, कुछ होती है डेविएशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैश बुक, सेल्स लेजर परचेज लेजर का एनालिसिस, डिस्टिंक्शन बिजनेस एक्सपेंस और ड्राइंग्स में, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर्स, ठीक है। ये चीजें अभी आगे पढ़ेंगे एक एक करके। अब इसी पे ओवरव्यू ले रहे हैं कि चैप्टर में है क्या क्या। सोर्सेज यूटिलाइज बाय अकाउंटेंट, नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज कलेक्ट करेंगे, और डेविएशन जो है ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। चलो बेटा शुरू करें। इंट्रोडक्शन, कैन वेरी ऑफन स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप्स एंड पार्टनरशिप बिजनेस डू नॉट मेंटेन द डबल एंट्री बुक कीपिंग। देयर माइट बी रीजंस लाइक लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, या बिजनेस जो है वो स्मॉल है, ठीक है, एंड दे डू नॉट विश टू स्पेंड टाइम और एफर्ट्स इन मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एज सच दे माइट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली। कैन वो क्या करते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड दे विल वांट टू नो द परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन जब एक फाइनेंशियल पीरियड खत्म होगा, एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा, उसका तो उनको होगा कि यार हमारा इस पीरियड का परफॉर्मेंस क्या रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। थिंक ऑफ अ ग्रोसरी वेंडर हु सेल्स वेजिटेबल ऑन अ स्ट्रीट और रन्स अ स्मॉल शॉप। इज ही एक्सपेक्टेड टू लर्न अकाउंटिंग फॉर्मली? जैसे हमें अकाउंटिंग आती है, क्या बेटा उस स्ट्रीट वेंडर को अकाउंटिंग आती होगी? नो, ही इज ओनली लुकिंग एट कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ फ्यू आइटम्स इंक्लूडिंग what amount is supposed to pay for the items purchased on credit from his supplier। जो उसने सामान खरीदा क्रेडिट पे, कितना पैसा उसने देना है। what cash has been collected by selling those vegetables, कितना कैश कलेक्ट हुआ है। in case he runs the shop, how much amount he has paid for the rent or electricity expenses। in case he sells some goods on credit, कितना अमाउंट है जो रिसीव करना है कस्टमर से। तो देयर माइट बी अदर रीजंस फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सच एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट सच एज फायर, such essential figure, some essential figure is unknown and may be calculated as a balancing figure, ठीक है, for example due to inventory being damaged or destroyed। एवरी पर्सन वुड लाइक टू नो द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द बिजनेस, कह रहे हर एक इंसान चाहेगा ना कि भाई जो वो बिजनेस कर रहा है उसमें उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। व्हाट वी एक्सपेक्ट टू लर्न इज हाउ टू यूज दीज रिकॉर्ड्स टू अराइव एट द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द बिजनेस, की कितना प्रॉफिट कमाया है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। तो ये चैप्टर डिस्कस करता है कि किस तरीके से हम अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, और एड्रेस करेंगे प्रॉब्लम जो फेस करते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। कोई भी फॉर्मल सिस्टम, देर इज नो सच फॉर्मल सिस्टम एज सिंगल एंट्री सिस्टम। कोई ऐसा फॉर्मल सिस्टम नहीं है सिंगल एंट्री सिस्टम, एज अकाउंट्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। It might be appropriate to mention that a single entry system is a truly a system of incomplete and improper records। यानी अगर आपके रिकॉर्ड जो है वो इनकम्प्लीट है, improper है, हम उसको कह सकते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। The way single entry system operates is that for some transaction bookkeepers complete entries and for some others they complete just one aspect। मतलब कुछ एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, कुछ एक ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। इनफैक्ट फॉर सम ट्रांजेक्शन दे डू नॉट इवन पास एनी एंट्री। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे होंगे वो। द टास्क ऑफ द अकाउंटेंट इज टू एस्टेब्लिश द लिंक अमंग द अवेलेबल information and finalize the accounts। Normally businessmen keep a record of cash receipt and cash payments and personal accounts।
ऑल्सो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट इज इजिली अवेलेबल। अब फीचर्स क्या होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के? इनएक्यूरेट है, अनसाइंटिफिक है, अनसिस्टमेटिक मेथड है रिकॉर्ड करने का बिजनेस ट्रांजेक्शन। देर इज जनरली नो रिकॉर्ड ऑफ रियल और नॉमिनल अकाउंट। जनरली रियल और नॉमिनल अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा जाता। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिकॉर्ड किसका होगा? कैश ट्रांजेक्शन का और पर्सनल अकाउंट्स का। कैश बुक्स मिक्सेस ऑफ बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन। जो कैश बुक होगी उसके अंदर बिजनेस का खर्चा भी आ रहा होगा, पर्सनल खर्चे भी आ रहे होंगे। देर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। सिस्टम जो है वो डिफर कर सकता है फर्म टू फर्म, कन्वीनियंस के हिसाब से हर किसी ने बनाया होता है। Profit under this system is only an estimate based on available information and therefore true and correct profit cannot be determined। कह रहे हैं सही प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, ट्रू और करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि सिर्फ एस्टिमेट बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल के चल सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है। द सेम इज द केस विद द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के हम प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना सकते, बस एक जो लगो ना एस्टिमेट एक बन जाती है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन है। क्यों? आपके पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है। टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम लिखवाया था ये। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री और क्वासी। A scrutiny of many procedures adopted in maintaining record under single entry system brings forth the existence of following three types। कहते हैं तीन तरह के सिंगल एंट्री सिस्टम हो सकते हैं। पहला, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं विद द रिजल्ट दैट नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश और बैंक बैलेंस। ना कैश बैंक बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सेल्स परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। In view of its failure to provide even the basic information regarding cash, this method exists only on paper and has no practical application। इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती है, सिर्फ एक पेपर के ऊपर है बस कि हाँ एक ऐसा मेथड होता है। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मेंटेन करा जाएगा और कैश बुक मेंटेन करी जाएगी। कहेंगे ये अकाउंट्स जो है डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर मेंटेन करे जाते हैं, लेकिन जो पोस्टिंग करी जाती है कैश बुक में, कैश बुक आर मेड ओनली टू द पर्सनल अकाउंट। कैश बुक से सिर्फ पर्सनल अकाउंट के अंदर हम पोस्टिंग करते हैं, बाकी अकाउंट्स के अंदर हम पोस्टिंग ही नहीं करते। डेटर से कैश मिला है, क्रेडिटर्स को कैश पे करा है, कहेंगे इज सिंपली नोटेड ऑन द बिल्स इशूड और रिसीव्ड एज द केस में भी। हम क्या करेंगे कैश अकाउंट के अंदर बस हम क्या कर देंगे, जैसे जो बिल मिला हुआ है हमें, हमने सेल कराई है, तो सेल का टाइम हमने जो बिल बनाया हमें पैसा मिल गया, हम उसके ऊपर लिख देंगे कैश रिसीव। बस हमने परचेज करा था उसके ऊपर लिख देंगे बिल मिला है, लिख देंगे कैश पे। ठीक है। अगला क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल शॉप है, रन करती है एक रिटेल शॉप। इट कीप्स अ रजिस्टर ऑफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द पीपल फॉर आइटम सोल्ड। ए से 300 लेना है, बी से 450, सी से 260। एज गुड एज आप किसी किराने की शॉप पे गए, ठीक है, कभी ना कभी गए होंगे डेफिनेटली घर के पास, है ना? एक फिक्स शॉप होती है जहां से आप सामान ले रहे होते हो, ठीक है। वहां पर आप जाओगे, आप सामान लोगे, अगर आपके पास पैसे नहीं भी पड़े होते, वो करता है क्या? आपका हाउस नंबर लिख लेगा जितना अमाउंट लेगा, बस वही वाला काम है बेटा। द बिजनेस डज नॉट मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट आइटम हैज बीन सोल्ड। बिजनेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता कि भाई क्या आइटम बेची है। वो सिर्फ कंसर्न होता है कितना पैसा लेना है। कभी किराने वाले ने ये लिखा है कि कितना क्या क्या गया? नहीं, वो सीधा अमाउंट लिख रहा होता है कि इतना पैसा लेना है। उसने आज तक नहीं लिखा भाई क्या क्या गया। क्वासी सिंगल एंट्री। क्वासी सिंगल एंट्री के अंदर पर्सनल अकाउंट, कैश बुक और कुछ सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करी जाती है। मेन सब्सिडरी बुक केप्ट अंडर दिस सिस्टम आर सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल बुक। नो सेपरेट रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए कोई सेपरेट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते। इन एडिशन सम स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट आइटम्स, जैसे वेजेस कितनी दी है, रेंट कितना दिया है। ठीक है। इन फैक्ट इन दिस इज द मेथड विच इज जनरली अडॉप्टेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डबल एंट्री सिस्टम। ये मेथड एक तरह से सब्स्टिट्यूट है डबल एंट्री सिस्टम का। सम बिजनेस ऑल्सो मेंटेन एडिशनल रिकॉर्ड जैसे बिल बुक, सेल्स बुक। दिस माइट बी रिक्वायर्ड फॉर टैक्स और अदर पर्पस। Example, a shop selling t-shirts may want to issue a bill to each customer for the sales made to them. Now, this will help them validate any return of goods within a reasonable time. ठीक है, clear है? In addition, they may keep a purchase book to record all the purchases. Also, organization employing workers keep record of cash wages paid and take acceptance from the worker कि उनको कितना अमाउंट दिया। तो ये हमने क्या करा? टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अब अगला क्या था? ascertainment of the profit by the capital comparison। इस मेथड को नेटवर्थ मेथड भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड भी कहते हैं। नेटवर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड के अंदर होता क्या? प्रॉफिट एंड लॉस हम कहते हैं कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा। इफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज नॉट नोन, तो डिफिकल्ट हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट बनाना। इंस्टेड बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इजियर है बैलेंस शीट बनाना दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। So while preparing the accounts from incomplete records, if sufficient information is not available, तो बेटर है कि हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड फॉलो करें। और यही हमने आपको कल बताया था, मैंने आपको कल या परसों के लेक्चर के अंदर यही चीज डिस्कस करी थी
कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। उस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस करी थी कि क्या मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है कि मैं एक प्रॉपर ट्रेडिंग कैंडल बना। अगर नहीं है, डेफिनेटली मेरे को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड लगाना पड़ेगा, नेटवर्क मेथड लगाना पड़ेगा। मेथड ऑफ कैपिटल कंपैरिजन, क्लोजिंग कैपिटल increases if there is profit, it reduces if there is loss. However, if the proprietor or partner make fresh investment in the business, capital increases and withdrawal made by them decreases the capital. बचपन में सीखा हुआ है हमने, तो +1 में सीख रहे हैं ये चीज कि कैपिटल जो है एडिशनल कैपिटल से बढ़ती है, ड्रॉइंग से कम होती है, प्रॉफिट से बढ़ती है, लॉस से कम होती है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द कंप्यूटिंग द प्रॉफिट और लॉस अंडर कैपिटल कंपैरिजन मेथड। कैपिटल एट द एंड, ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग, ठीक है, उसमें से लेस करी, आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। गॉट इट? यही करें हमने भी। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब उन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट टू फॉलो द कैपिटल कंपैरिजन मेथड वन शुड नो द ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। नाउ दिस शुड बी डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स एट द टू रिस्पेक्टिव टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। Thus, the preparation of statement of affairs will require listing of assets and liabilities and their amount. The accountant utilizes the following sources for purpose of finding the assets and liabilities. अब assets और liabilities हम कैसे निकालेंगे? कैश बैलेंस के लिए कैश बुक यूज कर लें, बैंक बैलेंस के लिए पासबुक यूज कर लें, डेटर क्रेडिटर के लिए पर्सनल लेजर यूज कर लें, इन्वेंट्री को हम एक्चुअल काउंट कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स की रिगार्डिंग वो लिस्ट बना सकते हैं। Fighter would help him by disclosing the original cost or date of purchase and after deducting reasonable amount of depreciation, WDV लिखी जा सकती है किसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, नेक्स्ट टास्क क्या होता है अकाउंटेंट का कि वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएगा दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, एक आपको डिजाइन बना के दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होती है, ठीक है, क्लियर है। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स हम दो डिफरेंट डेट के ऊपर बनाएंगे ताकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हमें कैपिटल के मिल पाए। कैपिटल हमारा क्लोजिंग फिगर के तौर के ऊपर आता है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स एंड बैलेंस शीट। बेटा सोर्स, बैलेंस शीट जो होती है वो बेस्ड होती है ऑन द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड स्ट्रिक्टली ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री बुक कीपिंग के बेस के ऊपर बनाई जाती है ना, बैलेंस शीट वैसे बनती है। ईच आइटम इन द बैलेंस शीट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द रेलेवेंट सब्सिडरी बुक और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और लेजर। एक एक आइटम को आप वेरीफाई कर सकते हो जो भी आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ रही है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन के बेस के ऊपर बनाई जाती है जो रिकॉर्ड करी गई है पार्टली अंडर द डबल एंट्री सिस्टम एंड पार्टली अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी जो डबल एंट्री के बेस के ऊपर है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी जो सिंगल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द एसेट्स आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, ज्यादातर एसेट्स एस्टिमेट के बेस के ऊपर लगाए जाते हैं। assumptions, information gathered from the memory rather than records, ठीक है, मतलब मेमोरी वाइज या जितना ध्यान में। अच्छा यार हमने यार फर्नीचर लिया था। अब मैं अगर अपनी ही बात करके चलूं, चलो फॉर एग्जांपल चलो अब तो मैं पढ़ा रहे हूँ सी एच में, है ना, अब हमारा वेंचर हो गया सी एच। बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग एट दैट टाइम, मुझे याद है कि मैंने क्या करा था कि मैं चेयर्स लेकर आया। आई स्टार्टेड फ्रॉम माई होम, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक ड्राइंग एरिया के अंदर खाली पड़ा था हमारा वो। तो मैंने क्या करा, वहां पे 10 चेयर्स लगा दी थी, एक मैं बोर्ड लेकर आ गया था, एक मैं बुक्स रखने के लिए शेल्फ लेकर आ गया था, बस। दैट्स हाउ माय टीचिंग जर्नी स्टार्टेड, ठीक है, घर से। फिर उसके बाद कमर्शियल प्लेस। तो क्या मैंने उस टाइम पे कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करे अपने? कोई भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करे। क्यों? बच्चे लिमिटेड होते थे, तो कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमने मेंटेन ही नहीं करे उस टाइम पे, ठीक है। बट अगर तुम मेरे से आज भी पूछोगे कि सर उस टाइम पे क्या खर्चा करा था, मैं तुम लोगों को मेमोरी से बता दूंगा, मेरे को याद आ जाएगा, मैं बता सकता हूँ। मेरे को आज भी याद है कि 350 रुपए की एक चेयर आई थी उस टाइम। प्लास्टिक की चेयर उस टाइम पे रखता था मैं, 350 रुपए की एक चेयर आई थी, ठीक है। तो 10 चेयर्स मैंने ली थी, 3500 की चेयर्स आई थी। बोर्ड जो है लगभग मेरे को 2000 रुपये का पड़ा था, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। बड़ा बोर्ड लेकर आया था मैं, लगभग 2000 रुपये का बोर्ड मुझे पड़ा था। और जो शेल्फ में लेकर आया था बुक्स रखने के लिए, वो मेरे को 4500 5000 का पड़ा। कितने साल हो गए इस बात को? लगभग 7 साल। लेकिन आज भी याद है। बेंचेस बनवाए मैंने अपनी क्लासरूम के लिए, 40,000 के बेंचेस पड़े थे, एक बेंच मुझे 10,000 रुपए का पड़ा। कुछ बच्चों ने तो देखा हुआ, कुछ करने देखा हुआ मेरे क्लासरूम में बेंच। तो 40,000 का मुझे बेंचेस पड़े थे।
तो वो आज भी याद है जब बेंचेस बनवाए। तो वही है ना, मैंने उसका कोई रिकॉर्ड थोड़ा मेंटेन करा है ना, मेरे पास कोई बिल पड़ा है, बस मेरे को एस्टिमेट है ना ये 40,000 रुपए का था, और मेरे को ये भी ध्यान है कब बनवाया था। तो वही बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स जो प्रिपेयर करा जाता है ना, होगा पता है कि पार्टली रिकॉर्ड, बेटा आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है डबल एंट्री सिस्टम पे, और पार्टली क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम पे। एजम्पशंस, इंफॉर्मेशन जो हमने गैदर करी, मेमोरी, ठीक है। अब मैंने एक बार सोचा भी, मैंने कहा चलो अपनी बैलेंस शीट बना के देखते हैं, और मैं बिल्कुल रियल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा चलो एक बार अपनी बैलेंस शीट बना के देखिए सही यार कि इतने साल में कमाया कितना। तो मैंने लैपटॉप भी यूज करना शुरू किया था, तो मैंने लैपटॉप को ना एसेट में डाल दिया। पहले तो लैपटॉप पर्सनल यूज के लिए करते थे, अब क्या करा, क्लासेस के लिए यूज करना शुरू कर दिया, तो उसको अपने एसेट्स में डाल दिया लैपटॉप को। तो जो मेरा पुराने वाला लैपटॉप था, तो मैंने याद करा यार, मैंने कहा पुराने वाला लैपटॉप ईयर कितने का था, तो मेरे को याद आया, मैंने कहा यार 2000 लैपटॉप लिया था 13 में, जब आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी, उस टाइम के आसपास लैपटॉप लिया था। उस टाइम पे 52,000 के आसपास का लैपटॉप आया था। तो 52,000 रुपए का उस टाइम पे लैपटॉप जो है बाई किया था, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा इसके ऊपर अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करूँ, आज के टाइम में वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने डेप्रिशिएट कर करके मैंने निकाल दिया, मैंने कहा अच्छा यार इतने का लैपटॉप। तो जब मैंने अपनी बैलेंस शीट वैसे बनाई, तो मैंने उसके अंदर एसेट्स के अंदर लैपटॉप किस वैल्यू के ऊपर डाला, वो डेप्रिशिएशन वाले के बाद वैल्यू के ऊपर। अब वो क्या है, एस्टिमेट ही है ना, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को भी नहीं याद, 52,000 के आसपास का था, एग्जैक्ट कितना नहीं ध्यान में, ठीक है। समझ में आया कि क्या फर्क है स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स और बैलेंस शीट के अंदर। कोई स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स और तुमसे बैलेंस शीट पूछे ना, बच्चों को पता नहीं होता। बैलेंस शीट के अंदर जो भी फिगर्स आते हैं यू कैन वेरीफाई दैट। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स के अंदर कुछ फिगर्स ऐसे भी होंगे जिसको वेरीफाई नहीं करा जा सकता, वो एजम्पशन के बेस के ऊपर है, एक एस्टिमेट के बेस के ऊपर है, ठीक है। कैपिटल, in the statement of affairs, capital is merely a balancing figure, being excess of assets over liabilities, and assets need to not be equal to liabilities. यहां पर क्या होता है, कैपिटल ड्राइव होता है कैपिटल अकाउंट इन द लेजर, एंड देयरफॉर द टोटल ऑफ द एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी साइड। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में हम कहते हैं कैपिटल बैलेंसिंग फिगर है, यहां पर आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो बैलेंस आता है वो लिख कर ले जाते हो। ओमिशन, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाई जाती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज इफ ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। अगर बुक्स के अंदर कुछ ऐसे डालना भूल गए, मतलब बड़ा मुश्किल है उस चीज को, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर ओमिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, सिंस जितनी भी आइटम्स होती हैं प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करी जाती हैं, और इजी है लोकेट करना मिसिंग आइटम, सिंस बैलेंस शीट एग्री नहीं करेगी। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन आर्बिट्ररी मैनर में करी जाती है, कोई मेथड वैल्यूएशन का नहीं डिस्क्लोज करा जाएगा, आर्बिट्ररी, अच्छा है इतने का होगा ये एसेट, ठीक है। द वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज डन ऑन साइंटिफिक बेसिस, फिक्स एसेट ओरिजिनल कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन भी दिखाए जाते हैं। अगर कोई चेंज हुआ है मेथड ऑफ वैल्यूएशन के अंदर, उसको डिस्क्लोज करा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाने का, आइडेंटिफाई करना कैपिटल फिगर्स बिगिनिंग में कितनी है और एंड में कितनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिपेयर करने का, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इजी। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब इन्होंने बेटा एक एग्जांपल दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब आ जाओ टेक्निक्स के ऊपर। टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग द कंप्लीट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कह रहे हैं कंप्लीट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, बस एक बार रीड करना है हमने। कह रहे हैं जब बुक्स जो होती है इनकम्प्लीट होती है, इसेंशियल है कंप्लीट करना डबल एंट्री सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। द होल अकाउंटिंग प्रोसेस शुड बी केयरफुली फॉलोड एंड ट्रायल बैलेंस शुड बी ड्रॉन अप। जनरल टेक्निक क्या है, कह रहे हैं जब अकाउंट जो है बिजनेस के इनकम्प्लीट है, तो एडवाइजेबल है सबसे पहले उसको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स। की स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाने की जगह आप डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करो। कह रहे हैं एज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स being incomplete in varying degrees, it is not possible to suggest a formula which could uniformly be applied in preparing the final account therefrom। मैंने भी तुम लोगों को यही बात कही कि कुछ फिक्स नहीं करा जा सकता कि कैसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। इट विल डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन, इट विल डिपेंड कि कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। As the general rule, it is essential to start the ledger accounts with opening balance of assets, liabilities, and capital. Afterward, each book of original entry should be separately dealt to complete the double entry by posting into ledger all the entries जो पोस्ट नहीं हुई है, जितनी भी एंट्रीज पोस्ट नहीं हुई है कह रहे हैं उसको पोस्ट करना शुरू करो। फिर अगर मान लो सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स जो है, ओनली इफ पर्सनल अकाउंट्स हैव बीन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स pertaining to nominal account and real account that are not posted should be posted into the ledger। आपने कैश बुक से क्या कर रहा है, पोस्टिंग करिए सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के अंदर, तो कहता है आप क्या करो, नॉमिनल अकाउंट के अंदर और रियल अकाउंट के अंदर भी पोस्टिंग करो। कह रहे हैं अगर डिस्काउंट कॉलम था कैश बुक के अंदर, तो जो भी डिस्काउंट आपका अलाउड है या रिसीव्ड है,
ठीक है, उसको आप लेकर जाओ डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड अकाउंट के अंदर कंप्लीट करने के लिए डबल एंट्री। कह रहे हैं आफ्टरवर्ड्स द अदर सब्सिडरी बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है, बीआर बुक, बीपी बुक, कहेंगे इसका टोटल करा जाएगा और इस टोटल को लेजर के अंदर क्या करा जाएगा, पोस्ट करा जाएगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट नॉमिनल और रियल अकाउंट में एज द पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो तो ऑलरेडी पोस्टेड है। उसके बाद कहते हैं कि व्हेन एन अकाउंटेंट इज एंगेज इन पोस्टिंग द अनपोस्टेड आइटम फ्रॉम कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक, कन्फ्रंट कर सकता है वो कुछ एक प्रॉब्लम्स। तो किस वे में वो डील करेगा, जैसे कैश बुक के अंदर अगर हम बात करके चले, कुछ बहुत सारी सेवरल रिसिप्ट एंट्रीज होंगी जिसका कोई भी कनेक्शन बिजनेस के साथ नहीं होगा, जैसे वो, लेकिन वो प्रोप्राइटर को बिलोंग करेगी। जैसे उसने कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला है, लेगेसी उसको मिली है। ठीक है, कोई अमाउंट थी जो प्रोप्राइटर ने कंट्रीब्यूट करी अपने प्राइवेट सोर्सेज से, all these amounts should be credited to his capital account. Also the cash book में contains entries जो पेमेंट करी गई है प्रोप्राइटर की परचेजेस या पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। नाउ ऑल सच आइटम शुड बी टेकन टू कैपिटल अकाउंट ड्राइंग्स की तरह। मतलब वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब होगा क्या कि आपको कैश बुक आप देखोगे, आपको दिखेगा कुछ खर्चे हैं जो ड्राइंग, जैसा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है ना। अब हाउस होल्ड एक्सपेंस के घर का खर्चा है भाई, ड्राइंग्स है, लेकिन कैश बुक के अंदर दिख रहा है, बिजनेस की बुक्स के अंदर दिख रहा है। Amount belonging to the business after collection may have been directly utilized for acquiring business assets or for meeting certain expenses, or instead of being recorded in cash book. Amount belonging to the business after collection हो सकता है वो डायरेक्टली हमने यूज कर लियो, किसके लिए, किसी बिजनेस एसेट को एक्वायर करने के लिए या किसी खर्चे को पूरा करने के लिए। ऑन द अदर हैंड प्रोप्राइटर में हैव मेट सम ऑफ द बिजनेस एक्सपेंसेस फ्रॉम प्राइवेट रिसोर्सेज, ऐसा भी हो सकता है कि खर्चा बिजनेस का है लेकिन मैंने अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से कर दिया। In that case, appropriate asset or expense account should be debited and source of obtaining fund should be credited. कह रहे हैं कि appropriate जो भी एसेट या एक्सपेंस है उसको आप डेबिट कर दो, और जिससे आपने जो भी सोर्स रहा उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल है ये। अब जो चीज हम पढ़ रहे हैं दैट इज थ्योरेटिकल, क्योंकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आपको इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आएगा, इट विल बी अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैं सिर्फ बुक से क्यों एक बार पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर कोई एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स के अंदर कोई स्टेटमेंट आती है हमें पता होना चाहिए हाँ जी क्या, और हम एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमने कुछ मिस आउट नहीं करा। इफ कैश इज शॉर्ट, अगर कैश शॉर्ट है, क्यों होगा कैश शॉर्ट, या तो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करा है कोई अमाउंट, एंट्री नहीं करी है बुक्स के अंदर, है ना। इन फैक्ट इट विल बी नेसेसरी टू डेबिट और क्रेडिट कैपिटल अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द अनआइडेंटिफाइड अमाउंट व्हिच कैन नॉट बी एडजस्टेड एनीवेयर एल्स। कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई अनआइडेंटिफाइड अमाउंट है, कहीं पर एडजस्ट नहीं हो रही, कहीं पर पता नहीं लग रहा भाई ये अमाउंट कहाँ का है, कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहने कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करके चलेंगे फिर हम। Can where the benefit of an item or expenses see both by the proprietor and business, then it should be allocated between the two on some equitable basis. जैसे मान लेते हैं कि रेंट हो गया प्रीमाइसेस का, उसी रेंट उसी प्रीमाइसेस में मैं रहता भी हूँ बेटा, उसी प्रीमाइसेस में जो है मैं काम भी करता हूँ। ठीक है, दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो कह रहे हैं उसको रीजनेबली बांटना चाहिए पर्सनल और उसमें बिजनेस में। इन द एंड इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ट्रायल बैलेंस। इन द एंड होगा क्या कि हम एक ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे। कहते हैं स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज इट विल ब्रिंग आउट एनी मिस्टेक कमिटेड व्हाइल मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट। कह रहे हैं हम एडवाइस दे रहे हैं स्टूडेंट को, भाई तुम ट्रायल बैलेंस बना लो, ठीक है, अगर कोई गलतियां नहीं होगी तो पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ ट्रायल बैलेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, डेरिवेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैश बुक। Analysis of the cash as well as the bank receipts and the payment should be extensive but under significant heads. So the various items of income and expenditure can be posted therefrom into the ledger. However, before posting the information into the ledger, the same should be collected in form of account. तो हम एक कैश और बैंक समरी बना लेंगे। अब इन्होंने देखो एक क्या करा है, एक एज्यूम फिगर्स के हिसाब से कैश और बैंक समरी बना दी है। कह रहे हैं ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज दैट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन में नॉट बी रेडिली अवेलेबल एंड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। A good point is to prepare the cash and bank summary if not available in proper with both sides tallied. कह रहे हैं अगर क्या आपको क्या करना चाहिए, एक कैश समरी बना लेनी चाहिए, कैश बुक एक बना लेनी चाहिए अगर प्रॉपरली आपके पास अवेलेबल नहीं है इंफॉर्मेशन। द कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड शुड रिकनसाइल विद द कैश एंड बैंक बुक्स। कह रहे हैं जो कैश और बैंक बैलेंस आपके पास आ रहे हैं एंड में वो रिकनसाइल करना चाहिए बुक्स के साथ। Having done so, the various items detailed on the summary statement should be posted into ledger. It is quite likely that some of the missing information will be then be available. ऐसा हो सकता है कि कुछ एक मिसिंग इंफॉर्मेशन जो मिल जाए, जैसे उन्होंने क्या करा है, एक फर्म के रिगार्डिंग बेटा कुछ इंफॉर्मेशन दी है और हमें कह रहे हैं कि कैश और बैंक समरी बना के दे। ठीक है, नाउ वी आर नॉट सॉल्विंग दिस,
बट मैं बस वैसे डिस्कस कर रहा हूँ करेंगे क्या। कैश बैलेंस आपको 1 अप्रैल 21 का गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, डेबिट बैलेंस ओपनिंग, क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग, कैश परचेजेस है, कैश कॉलम में आ जाएगा, डेटर से पैसा मिला है कैश कॉलम में दिखा दूंगा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है रिसिप्ट साइड आ जाएगा, मशीनरी परचेज करी क्रेडिट साइड आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करी क्रेडिट साइड, एक्सपेंसिस पेमेंट करी होगी, कैपिटल लेकर आए हैं कैश ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, देखो हमने एक तरह से अब कंबाइंड समरी यहां पर बना दी। हमने क्या करा है, एक कंबाइंड समरी टाइप बना दिया यहाँ पर। अब जब हमने ये कंबाइंड समरी बनाई ना, तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, हमारा ये मैच नहीं कर रहा। तो मेरे पास डेबिट साइड में एक फिगर निकल के आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर विच इज योर कैश सेल्स। मतलब मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है जो मिल रही होगी। ठीक है, अब एनालिसिस ऑफ सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर। अब एनालिसिस ऑफ सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर की बात करके चले, कह रहे सेल्स लेजर इट वुड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू की ओपनिंग बैलेंस कितने डेटर्स का, उनके साथ ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन क्या हुई है, कितने गुड्स उनको क्रेडिट पे बेचे हैं, बिल रिसीवेबल, बिल डिसऑनर्ड, अगर कोई कैश मिला है उनसे, सेल रिटर्न, डिस्काउंट, रिबेट, कंसेशन, रिसिप्ट्स ऑफ बिल रिसीवेबल, बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ ट्रांसफर्स। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें सेल्स लेजर से मिल जाती है। कह रहे जर्नल एंट्री करनी चाहिए डेबिट या क्रेडिट करके जो भी आपके इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं कंसर्न विद कॉन्ट्रा क्रेडिट और डेबिट गिवन टू टोटल डेटर अकाउंट। तो उन्होंने एक एनालिसिस का हमने टेबल टाइप बना के दिया। हमने कैसे सीखा है, हमने कहा हम डेटर अकाउंट बना लेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट बना लेंगे। कहने फ्रॉम द अफोर मेंशन इट विल बी पॉसिबल कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सेल्स के बारे में और अदर अकाउंट्स के बारे में जिसको हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, आप टोटल डेटर अकाउंट बना सकते हो। इन्होंने एक फॉर्मेट टाइप देखो बेटा बना के दे दिया टोटल डेटर का। तो कह रहे इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव फॉर्मेट दैट इफ एनी फिगर इज नॉट गिवन इट कैन बी फाउंड आउट बाय इजीली एज द बैलेंसिंग फिगर। कि अगर कोई फिगर अगर गिवन नहीं है उसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाला जा सकता है। वो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, वो क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, कितना कैश मिला वो हो सकता है, सेल्स कितनी करी क्रेडिट वो हो सकता है। फॉर इंस्टांस अगर इंफॉर्मेशन सेल्स के रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मुझे नजर आ जाएगी कि भाई सेल्स जो है ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, देन बेटा आपको हमने एक बैड डेब्ट्स वाला क्वेश्चन करा था बेटा, सिमिलरली इन्होंने परचेज लेजर के बारे में लिखा है। कह रहे हैं जनरली स्पीकिंग परचेज लेजर इज नॉट कॉमनली मेंटेन्ड एज डेटर लेजर फॉर it being convenient to make entries in respect of outstanding liabilities at the time they are paid rather than when they are incurred। कह रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्रेडिटर्स के बारे में, कितने गुड्स आपने परचेज करें क्रेडिट पे, बिल्स पेबल कितने एक्सेप्ट करे, बिल पेबल कितने डिसऑनर हुए हैं, क्रेडिटर्स को कितना कैश दिया है, डिस्काउंट कितना मिला है, कंसेशन कितना मिला है, रिबेट, रिटर्न, आउटवर्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए क्या कर लेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बना के चलेंगे, जैसे डेटर करा था वैसे ही क्रेडिटर अकाउंट बना के चलेंगे। ठीक है, कह रहे इफ अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न टू क्रेडिटर डिस्काउंट allowed by then has not been kept तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू राइट अप टोटल क्रेडिटर अकाउंट। तो ऐसे केस में नेट क्रेडिट परचेज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। कह रहे कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाकर हम ना बना पा रहे हो, इन्फॉर्मेशन उतनी ना हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितना पैसा दिया, ऐड करा उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, लेस करा ओपनिंग बैलेंस, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। नेट क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द पीरियड आ जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली कितना कैश पे करा है उसके अंदर जो भी हमने एंड वाले बैलेंस है, बिल पेबल इशू टू डेम, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का ओपनिंग माइनस करा क्रेडिट परचेज आ जाएगा। अगर इसको समझना है ऐसे समझ लो, क्रेडिटर अकाउंट है, सिंपल सी बात करते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों का बैलेंस क्या, क्रेडिट। ठीक है, अगर मैं कंबाइंड सोचूं तो होगा क्या, बाय बैलेंस कैरिड ऑन यहां आ रहा होगा क्लोजिंग वाला, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पर आ रहा होगा ओपनिंग वाला। जो भी मेरी क्रेडिट परचेज होगी एंट्री क्या होगी, परचेज टू क्रेडिटर्स। तो ये वाली फिगर जो है मैं कह रहा हूं मुझे पता नहीं है, मुझे ये फिगर पता नहीं है, मैं तुमको कह रहा हूँ मैंने जो पेमेंट करी है वो यहां जा रही होगी कैश या बैंक। अगर मुझे ये फिगर निकालनी है कैसे निकालू, क्लोजिंग बैलेंस जितना कैश पे करा माइनस कर दूं ओपनिंग बैलेंस, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा, वही तो लिख रहा है, वही तो लिख रहा है बस। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको क्रेडिटर्स का बेटा इन्होंने किया, फिर नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में बोला, कह रहे नॉमिनल अकाउंट्स में भी बेटा क्या चीज है, इसी तरीके से कह रहे इट इज क्वाइट लाइकली कि टोटल एक्सपेंडिचर जो शो हो रहा है बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट में, उसके अंदर कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा भी हो सकता है जो इस साल से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, जिस साल के अकाउंट्स बना रहे हो, कुछ खर्चा ऐसा हो सकता है जो इनकर हो चुका है लेकिन हमने पे नहीं करा अभी तक, है ना, सैलरी है ड्यू हो गई है लेकिन तुमने पे नहीं करी है,
या कोई खर्चा ऐसा हो सकता है जो प्रीपेड है, अगले साल का खर्चा तुम पेमेंट इस बार करके बैठे हो, गॉट इट। पिछले साल का खर्चा था आउटस्टैंडिंग, तुमने पे इस बार करा। मैं तो एक्रूअल बेस फॉलो करता हूँ ना, तो मुझे तो इस साल का देखना है कि मेरा इस साल का खर्चा कितना है। मेरे को क्या देखना है, मेरे को तो अपना इस साल का खर्चा देखना है। तो वो हम इस साल का खर्चा क्या है, एक्सपेंस निकाल लें। दो तरीके हैं, एक है एक्सपेंस अकाउंट बना लूं मैं, दूसरा है प्लस माइनस वाले तरीके से निकालना। ठीक है, इन्होंने बेटा कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करके एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करी है। मैं चाहूंगा कि ये आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा घर पे। मैं इसका सीधा जाऊंगा डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिजनेस एक्सपेंस एंड ड्रॉइंग्स। कह रहे इट हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड दैट ऑफन दैट डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन द बिजनेस एक्सपेंस एंड ड्रॉइंग्स। कह रहे जनरली क्या होता है कि बिजनेस एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स के बीच ना डिस्टिंक्शन कर नहीं रखा होता। अब while completing the accounts from the incomplete record it is necessary कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखें, स्कैन करें केयरफुली कि और देखें ड्राइंग्स के बारे में। अच्छा, ड्राइंग्स जो है कहाँ कहाँ हो सकती है, रेंट है प्रीमाइसिस का, बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है, रेजिडेंशियल के लिए भी यूज हो रहा है, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल है या टेलीफोन बिल है, एलआईसी है। ठीक है, एलआईसी ही प्रीमियम है किसका, पार्टनर का या प्रोप्राइटर का, बिजनेस कैसे पे करा है, घर के खर्चे बिजनेस कैसे पे करे हैं, प्राइवेट लोन है जो फ्रेंड्स को दिया है बिजनेस कैश से, पर्सनल गिफ्ट दिए हैं बिजनेस कैश में से, गुड्स या सर्विसेज लिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए, कैश विड्रॉ करा है फैमिली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अमाउंट डेटर से कलेक्ट करा है यूज फॉर मीटिंग द पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी कि आपको बहुत अच्छे से कैश ट्रांजेक्शन को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि उसकी नेचर क्या है, कि क्या वो ड्रॉइंग्स है या वो बिजनेस का खर्चा है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर। कह रहे जिस तरह ड्राइंग्स होती है वैसे क्या होता है कि पार्टनर्स जो है या प्रोप्राइटर जो है वो कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट रेडिली आइडेंटिफाइबल नहीं होती। तो आपको वहां क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट कैश इन्वेस्टमेंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जैसे बेटा मनी कलेक्टेड एंड पुट इन द बिजनेस ऑन मेच्योरिटी ऑफ द एलआईसी। एक क्वेश्चन के अंदर शायद आया भी था, एक क्वेश्चन देखा भी था ना, उसके अंदर आया नहीं था कि एलआईसी मेच्योर हुई है और पैसा बिजनेस के अंदर लगा दिया। तो वो क्या है आपका फ्रेश कैपिटल हो गई। इंटरेस्ट और डिविडेंड है पर्सनल इन्वेस्टमेंट का मिला है बिजनेस में लगा दिया। इनकम है नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी से मिली है बिजनेस में लगा दी। पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को पर्सनल कैश में से, तो ये भी एक तरीके से कैपिटल ही हो गया। ठीक है, कह रहे हैं अब इन आइटम्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसको स्टेटमेंट ऑफ फेथ के अंदर हम दिखा के चलेंगे इफेक्ट उसका। बेटा ये हम फिर आगे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 हम कर चुके हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 10 हमने करना है। अभी इलुस्ट्रेशन नंबर 10 डिस्कस कर लेंगे, अब मैं आगे जाना चाहता हूँ। देखो अब इसका क्या गिवन है, समरी थ्योरी खत्म। अब आ जाओ टेस्ट योर नॉलेज के ऊपर, टेस्ट योर नॉलेज के ऊपर आ जाओ। ठीक है, चलो शुरू करो अपने अपने लेवल पे। क्या करोगे, चाहे अभी के लिए बुक में की लो या रजिस्टर में लिख ली। ठीक है, क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल सा काम, मेरे को बस इतना बताओ ट्रू है फॉल्स है विद रीजन, ट्रू है या फॉल्स है विद रीजन। पहला, अ ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन अप फ्रॉम द बुक्स केप्ट अंडर सिंगल सिस्टम। ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया नहीं जा सकता फ्रॉम द बुक्स केप्ट अंडर द सिंगल सिस्टम। ठीक है, अपने अपने आपने क्या करना है, सभी ने रजिस्टर्स के अंदर या फिर एक पेज के ऊपर ट्रू फॉल्स जो भी है उसको लिखो, और साथ में फिर रीजन जो है आप लोग सोचेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे रीजन फिर साथ से बताकर चलेंगे। ठीक है, रीजन सोचिए और फिर मुझे रीजन जो है बेटा बता के चलोगे साथ के साथ। ठीक है, अगला है नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट, पहला हो गया, पहला सबने कर लिया, ट्रू या फॉल्स, अ ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन अप, ठीक है, फ्रॉम द बुक्स केप्ट अंडर सिंगल एंट्री, फ्रॉम द बुक्स केप्ट अंडर द सिंगल एंट्री। ध्यान से बेटा ट्रू है या फॉल्स है, ध्यान से पढ़ लेना स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम, नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। कर लिया सेकेंड, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फर्म्स, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फर्म्स। कर लिया ट्रू या फॉल्स, हाँ जी। प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑलवेज करेक्ट एंड एक्यूरेट। प्रॉफिट जो है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर कहना है करेक्ट है, एक्यूरेट होता है। लास्ट,
प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज आर नॉट कंपेरेबल। प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज आर नॉट कंपेरेबल। शुरू करूं। पहली स्टेटमेंट, अ ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन अप फ्रॉम बुक्स केप्ट अंडर सिंगल एंट्री। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू बेटा, फॉल्स नहीं है ये। सिंगल एंट्री सिस्टम है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। हमने पढ़ा क्या है, हमने ये चीज पढ़ी है कि पहले उसको डबल एंट्री में करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। सिंगल एंट्री से कभी ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम, गलत। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जनरली क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करे जाएंगे, कैश बुक मेंटेन करे जाते हैं। ठीक है, किसी किसी केस के अंदर सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करी जा सकती हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं करे जाते। कैश बुक से भी पोस्टिंग जो कर रहे होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर कर रहे होते हैं, नॉमिनल रेल में नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फर्म्स। करेक्ट है बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो स्मॉल फर्म्स के अंदर ही करी जा सकती है। ठीक है, जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, मतलब बेसिकली रिकॉर्ड कर देता है, या फिर एक छोटा बिजनेस होता है वह वो यूज करता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑलवेज करेक्ट एंड एक्यूरेट। अरे गलत। प्रॉफिट जो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, वो क्या होता है, एस्टिमेट बेस के ऊपर होता है। वो कैसा होता है, एस्टिमेट बेस के ऊपर होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उस बेस के ऊपर होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट जो होगा वो करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, नहीं। प्रॉफिट्स कंप्यूटेड अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम बाय द डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज आर नॉट कंपेरेबल। ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। व्हाई? बिकॉज बेटा होता क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो होता है ना वो हर कोई अपने अपने हिसाब से बनाएगा, है ना। अगर आप चार किराना शॉप्स भी देख लोगे तो चारों किराना शॉप्स का ना लिखने का तरीका अलग होगा, तो वो जो उनका प्रॉफिट निकलेगा उसको आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नेटवर्थ मेथड, अच्छा कौन सा था नेटवर्थ मेथड? कैपिटल कंपैरिजन मेथड, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड। प्रॉफिट इज डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बना के प्रॉफिट निकालते हैं क्या? नहीं सर, ये तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर होता है। कंपेयरिंग द कैपिटल एट द बिगिनिंग एंड कैपिटल एट द एंड। बी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, कैपिटल कंपैरिजन मेथड। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी फॉलोड बाय स्मॉल फर्म्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर स्मॉल फर्म्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तो बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम कर ही नहीं सकती, उसको डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाने होते हैं, कंपनीज एक्ट बोल देता है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। बी, under single entry system only personal accounts are kept and in some cases cash book is maintained, fixed asset accounts are maintained, liabilities accounts are maintained। फोर्थ का क्या लगता है? कैश बुक इज मेंटेन, है ना, पर्सनल अकाउंट और कैश। द क्लोजिंग कैपिटल, अच्छा ये वाला सॉल्व करो जरा, अगले दो क्वेश्चन सॉल्व करो। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर बी एज ऑन 31st March 2022 was 4 lakh। on 1st of April 21 his capital assets was 3.5 लाख। क्लोजिंग कैपिटल जो है 4 लाख, 1 अप्रैल 21 को 3.5 लाख। ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। उसने 30,000 रुपए इंट्रोड्यूस करे थे एडिशनल कैपिटल में। आपको बताना है कितनी उसने ड्रॉइंग्स करी होंगी, ड्रॉइंग्स कितनी करी होंगी ये बताना। 80,000। हाँ जी, पुष्कर आपका भी है यार। ये 80,000 कैसे आएगा बेटा? बेटा देखो, क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख की, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल है 3.5 लाख रुपए का, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का। प्रॉफिट जो है वो ऐड हुआ होगा क्लोजिंग कैपिटल के लिए, तो 1 लाख रुपए मैं लेस कर देता हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशनल कैपिटल हमने करी होगी 30,000 रुपए, ठीक है, वो ऐड हुई होगी, उसको भी हम लेस कर देते हैं। ओपनिंग कैपिटल जो है कितना आ जाता है ये माइनस करके, एक बार ये बताओ सर। 4 में से एक 30 गए, 2,70,000 आ रहा है, 2,70,000 आ रहा है। ठीक है, इसका कंपैरिजन किससे करूंगा? ओपनिंग कैपिटल से।
इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ड्रॉइंग्स होगा, तो 80,000 पे आ जाएगा सर। ऑल्टरनेटिवली ना इक्वेशन लिख के देख लेना, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। बेटा वैल्यू पुट करोगे, जो ड्रॉइंग्स है आपके पास आ जाएंगे 80,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, ओपनिंग कैपिटल 60,000 है, ड्रॉइंग्स 5,000 है, कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करा 10 का, क्लोजिंग कैपिटल 90 है, पूछ रहा है प्रॉफिट कितना। चलो एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं सर। 90,000 में से 10,000 लेस कर दो, 5,000 ऐड कर दो, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी मेरे पास। कितना आ जाएगा, 90 - 10 80, 80 + 5 इज 85, 85,000। इसका कंपैरिजन किससे करना है, 60,000 से। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 25,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में से एमसीक्यू आ सकता है अगर आपके पेपर में एमसीक्यू पूछे गए अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंगल एंट्री सिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड अंडर दिस सिस्टम। ठीक है, क्या लिखोगे, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम और क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है वो बता कर आ जाओगे, खत्म। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स और बैलेंस शीट के अंदर डिफरेंस जो अभी टेबल पढ़ के आए थे बिल्कुल वही। ठीक है, डन है। क्या रह गया, क्वेश्चन रह गए। चलो अब जो क्वेश्चन रहेंगे एक एक करके सॉल्व करेंगे। स्टार्ट विद योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। स्टार्ट विद बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। ठीक है, जितने हमारे क्वेश्चन रह गए हैं चलो अब हम उसको बेटा खत्म करके चलेंगे। इट इज 9:40। कोशिश बेटा यही है चैप्टर आज खत्म हो जाए। अगर बाय चांस आज चैप्टर नहीं खत्म होता है, हार्डली एक क्वेश्चन रह जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आधा क्वेश्चन हमारा रह जाएगा। ठीक है, चार क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, चार क्वेश्चन हो जाए वो थोड़ा मुश्किल है। अगर हाँ स्पीडली कर लेते हो अगर आप सभी, तो बेटा फिर हम आज ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बट अगली क्लास के अंदर बेटा नया चैप्टर हमारा स्टार्ट है। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर बोनस इशू एंड राइट इशू। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू के साथ हम स्टार्ट करके चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को बस एक चीज सिखानी है, दैट इज शेड्यूल 3। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा अगर कुछ रह जाएगा और आपका शेड्यूल 3 हो जाएगा साथ में। एंड इफ टाइम अलाउस देन बोनस इशू एंड राइट इशू एज वेल। एंड बेटा मेक इट अ हैबिट, जो भी चैप्टर हमारा होता जाएगा साथ के साथ रिवाइज करना है, ताकि उसका टेस्ट मैं जब मर्जी ले लूं तो कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपने बताया नहीं। दिस इज योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 9 पॉइंट। पेज नंबर बताएगा कोई बच्चा मुझे, 9.37। ठीक है, स्टार्ट करो बेटा, जरा ट्राई करो। सिंपल सा सवाल है, कह रहे एक फर्म जो है वो 20% सेल्स करती है गुड्स की ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस क्रेडिट पे, यानी 80% क्रेडिट हो जाएगा। डेटर्स जो है वो 1.5 महीना क्रेडिट है एंड देयर बैलेंस ऑन 1 लाख, बैलेंस जो है वो 1,25,000 है। एज्यूम करो सेल्स जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द ईयर। आप बताओ क्रेडिट सेल्स कितनी होगी और टोटल सेल्स कितनी होगी कंपनी की।
नंबर टू सिंपल था तुम्हारा। क्रेडिट से इसको वैसे ही कहाँ की वाली क्रेडिट सेल्स क्या आंसर है कहाँ की वाली डेटर्स का बैलेंस ही क्रेडिट सेल्स तो नहीं ध्यान से पूछो कैसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आ सकता है। कैसे आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेरे को लग रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। ठीक है। हुआ नहीं नहीं हो रहा। अरे नमूनो इतना सिंपल सवाल है ना ये। अ फर्म सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूं मेरी टोटल सेल्स की, टोटल सेल्स अगर 100% के बराबर है तो मैं कह रहा हूं उसमें कैश सेल्स जो है वो 20% है और क्रेडिट सेल्स जो होगी वो 80% के बराबर होगी। इतना सबको समझ में आता है। तो मैं ब्रैकेट में बस वैसे लिख रहा हूँ कि अगर ये 100% के बराबर है ना तो ये किसके बराबर है, ये 20% के बराबर है और ये जो है वो 80% के बराबर है। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि डेटर्स जो है वो 1.5 महीने के हैं, 1.5 मंथ क्रेडिट। डेटर्स आर 1.5 मंथ क्रेडिट। मतलब जो डेट डेटर्स क्या होते हैं, जिनको क्रेडिट सेल्स करते हैं जिनसे पैसा लेना है वही होते हैं ना डेटर्स। डेटर्स जो है वो 1.5 मंथ क्रेडिट के बराबर है। डेटर्स का मुझे बैलेंस गिवन है। डेटर्स ऑन 31 मार्च 2021 जो है वो 1,25,000 के बराबर है। ठीक है। अगर मैं यहां से पूछूं कि मेरी क्रेडिट सेल्स कितने के बराबर है, क्रेडिट सेल्स कितने के बराबर होंगे, क्रेडिट पीरियड कितना है डेटर का, डेटर का क्रेडिट पीरियड कितना है, 1.5 मंथ। अगर मैं तुमसे पूछूं मेरी क्रेडिट सेल्स कितनी है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1,25,000 इज रिप्रेजेंटिंग 1.5 मंथ। ये 1.5 महीने की सेल के बराबर है ना। पूरे साल की सेल कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आ रहा है। 1,25,000 को 1.5 से डिवाइड करो ना बच्चों। 1,25,000 को 1.5 से डिवाइड करो। मैं मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये समझो ना, डेटर का बैलेंस वो कह रहा है कि कितना है, 1,25,000 है और वो बोले डेटर्स आर अलाउड 1.5 मंथ क्रेडिट। मतलब जिसको मैं क्रेडिट पे सामान बेचता हूं मैं उसको कहता हूँ कि भाई तू 1.5 महीने में पैसा दे सकता, तो 1.5 महीने में आप पैसा दे सकते हो। तो मेरे पास जो बैलेंस आ रहा होगा 31 मार्च को 1.5 महीने की सेल्स के बराबर होगा, क्रेडिट सेल्स के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर 1.5 महीने की क्रेडिट सेल्स तुम्हें पता लग रही है, पूरे साल की क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हो, पूरे साल की क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हो। डिवाइड करो 1.5 से, मल्टीप्लाई करो 12 से, बोलो कितना आता है, कितना, 1 लाख। 1 लाख कैसे हो सकता है। बच्चे पॉइंट्स में कैसे बेटा, 1,25,000 को 1.5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई में 12 करो, कितना आता है, वही आ रहा है। कितना, 10 लाख आ रहा है। 10 लाख आएगा बेटा, 10 लाख आ रहा है ना, 10 लाख आ रहा है ना। बेटा 10 लाख में की क्रेडिट सेल्स हो गई। अगर 10 लाख में की क्रेडिट सेल्स है तो क्या कैश सेल्स मुझे बता सकते हो या टोटल सेल्स बता सकते हो। क्रेडिट सेल्स अगर इसके बराबर है तो कैश सेल्स किसके बराबर होगी। सीधा बोल सकता हूं 10 लाख जो है वो 80% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 20% को कितना, 10 लाख जो है वो 80% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 20% को कितना, 2.5 लाख। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, टोटल सेल्स होगी 12.5 लाख की। टोटल सेल्स कितनी की होगी, 12.5 लाख की होगी। चाहे दोनों का टोटल करके निकाल दो टोटल सेल्स। ऑल्टरनेटिवली ऐसा बोल सकते हो कि 10 लाख रुपए की क्रेडिट सेल्स है, डिवाइडेड बाय कितना, 80, और टोटल सेल्स 100 को रिप्रेजेंट कर रही होगी तो कितना आ जाएगा, 12.5 लाख। ठीक है, खत्म हो गया।
चलिए बेटा एक काम करिए, स्टार्ट कीजिए। अब आप लोग बेटा ये क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग स्टार्ट करो जरा, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 के साथ स्टार्ट करें सारे बच्चे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 स्टार्ट करो सारे बच्चे अपने लेवल पे। देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 में आप क्या करते हो। आप लोगों को दिया मैंने 15 मिनट का टाइम दिया, ठीक है। 15 मिनट्स बाद में आपके साथ ये क्वेश्चन करूंगा, तो 15 मिनट बेटा आप लोगों के पास है। 15 मिनट मेरी वीडियो जो है वो पॉज रहेगी, मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज रहेगी। आफ्टर 15 मिनट्स आई विल रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ठीक है। 15 मिनट्स लीजिएंगे। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, बाद में ये सेशन देख रहे हैं बेटा, यूट्यूब के ऊपर ये सेशन देख रहे हैं, उनको भी क्या करना है, 15 मिनट जो है अपना टाइमर लगाना है। 15 मिनट बाद आप प्ले करेंगे। चलिए बच्चों, बेटा आप लोगों के सामने है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2। बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करके चले, तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि सर ये कौन सा मेथड है। यहाँ पर कौन सा मेथड हम लगा के चले। सर जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, साफ ही पता लग रहा है कि यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड तो लगने से रहा, कैपिटल कंपैरिजन नहीं होने वाला। यहाँ पर क्या होगा, फाइनल अकाउंट्स मेथड हम लगाकर चलेंगे। और क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट उसको जस्टिफाई भी कर देती है। उसने कहा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पी&एल बनाओ और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। क्वेश्चन गिवन क्या था समझेंगे। कह रहे मिस्टर ए जो है, ठीक है, मिस्टर ए जो है वो क्या करता है, एक बिजनेस कर रहा है रेडीमेड गारमेंट का। ही क्लोजेज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की आपको गिवन है। इस बार उसने आपको एक बैलेंस शीट बना के दे दी है। अच्छी चीज है कि मुझे बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है एक, यानी यहां पर अब स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में बनाने नहीं बैठूंगा, ठीक है। ओपनिंग डाटा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। यू आर फर्निश विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं जो सेल्स है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 were 20% higher than the sales of the previous years, out of which 20% sales कैश सेल्स है। कहना है जो पिछले साल की सेल थी उससे 20% सेल हमारी इस साल ज्यादा है, और जो हमारी टोटल सेल्स है उसके अंदर 20% सेल्स हमारी कैश सेल्स है। टोटल सेल्स पिछले साल 5 लाख की थी, 5 लाख की पिछले साल सेल थी, तो 5 लाख के अंदर 20% अगर कैश सेल्स थी, 20% हमारी कैश सेल्स हो गई, 1 लाख की कैश सेल्स हो गई। सेल्स बड़े आराम से निकल सकती है इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन उसमें हाँ तो हम, हाँ 20 पिछले साल की बेटा 20% कैसे 1 लाख होगी ना। अब 20% तुम ऐड करोगे 5 लाख के अंदर, 20% ऐड करोगे कितना, 6 लाख आ जाता है। 6 लाख का 20, 1,20,000 कैश सेल्स, बाकी 4,80,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। पेमेंट फॉर ऑल द परचेजेस वर मेड बाय चेक ओनली। तो उसने सीधा सीधा बोल दिया, कह रहे जितनी पेमेंट हमने परचेज के लिए करी है वो चेक से करी है। नेक्स्ट, गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ। कह रहे गुड्स जो है हम कैसे बेचे हैं, कैश और क्रेडिट दोनों में बेचते हैं। क्रेडिट कस्टमर सिर्फ चेक से ही पे कर सकता है। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चेक और चेक जहां लिखा हुआ है, बाय बिकॉज ये बैंक अकाउंट के अंदर हम इसका इंपैक्ट जो है वो डाल के चल रहे होंगे। कह रहे डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर के ऊपर चार्ज करनी है 10%। ठीक है जी, कर देंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, मिस्टर ए सेंट टू द बैंक कलेक्शन फॉर द मंथ ऑफ द लास्ट डेट एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी टू द क्लर्क। कह रहे क्लर्क को सैलरी पे करने के बाद, ठीक है, 2,000 की, और ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 के, और पर्सनल एक्सपेंसेस 500 के बाद जो भी कलेक्शन होती है मंथ की, वो हम किसको भेज देते हैं, बैंक में हम जमा करवा देते हैं। ही सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ ईच मंथ, यानी जो भी पैसा आया है हम पेमेंट करने के बाद बैंक के अंदर उसको क्या करा देते हैं बेटा, जमा करवा देते हैं, ये खर्चे करने के बाद। अब एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक हमें दे रखी है। बैंक पासबुक के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है 3 लाख रुपए की, रेंट पे करा है हमने 16,000 रुपए का बेटा, कैश डिपॉजिट करवाया है 80,000 रुपए का। उसके अलावा हमें स्टॉक का, डेटर का और क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है। कह रहे ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2022, बेटा 31 मार्च 2022 को क्या हुआ, 31 मार्च 2022 को कैशियर जो है वो बेटा भाग गया। कैशियर जो है, अवेलेबल कैश जो था, जो भी कैश बुक के अंदर था वो कैश लेकर बेटा भाग गया। अच्छा सर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहे ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कौन सी डेट का बेटा, 31 मार्च का, ठीक है। एंड ऑल द वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। कह रहे हैं आपकी जितने भी वर्किंग है वो आपको क्या करना है, शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर।
बेटा मुझे बताओ क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करूं, कहां से करूं? ठीक है, थोड़ा सा तो हिंट देके चलो, बताओ जरा कैसे शुरुआत करेंगे, क्या क्या करना चाहिए क्वेश्चन के अंदर? सर सर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो है कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, आइडियली ठीक है, डेफिनेटली वर्किंग नोट के अंदर मुझे एक कैश बुक डेफिनेटली बनानी चाहिए। सर मेरे पास ना डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्या मुझे एक डेटर अकाउंट भी बना लेना चाहिए, क्योंकि हम सेल्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो डेटर से कितना पैसा आया है, मुझे क्या क्वेश्चन में कहीं पर नजर आ रहा है कि डेटर से पैसा आया कितना है? सर डेटर से कितना पैसा आया नहीं नजर आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक डेटर अकाउंट बना लेना चाहिए, ताकि डेटर से मुझे ये पता लग जाए कि पैसा आया कितना है। ठीक है सर। सर उसके अलावा ना मुझे क्वेश्चन के अंदर ना क्रेडिटर अकाउंट भी बना लेना चाहिए। क्रेडिटर्स को दो हम सिर्फ चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है क्रेडिटर अकाउंट भी मुझे एक बना लेना चाहिए यहाँ। ठीक है, राइट। तो पहले तो मैं ये तीन अकाउंट बना के देखूं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि और क्या है जो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करें एक बार। चलो जी, आ जाओ बेटा, शुरू करें। सॉल्यूशन। ये मैंने बनाई कैश बुक। कैश बुक के अंदर आप जानते हो क्या होगा, पर्टिकुलर्स या रिसिप्ट आप कह लीजिए। एक कॉलम कैश का बना लो, एक कॉलम बैंक का बना लेता हूँ, फिर से आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका कैश हो गया, फिर आपका बैंक हो गया। ठीक है, मैं अलग अलग बना रहा हूँ कैश और बैंक। ठीक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे पास जो है बेटा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अवेलेबल है कि ओपनिंग कैश कितना है, क्लोजिंग कितना है, तो मैं कैश और बैंक अलग अलग बनाकर चल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, चलो जी, तो अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो हो गया कैश और बैंक। अब मैं बना लूंगा बेटा डेटर्स को। जगह छोड़ दी क्रेडिटर्स को, जगह छोड़ दी मैंने थोड़ी सी। ठीक है, अब यहां पर मेरे बाकी वर्किंग नोट्स चलेंगे। सर मेरे को ना पिछले साल की सेल्स गिवन थी, मुझे पिछले साल की सेल्स गिवन थी, कितनी सेल्स गिवन थी बेटा पिछले साल की? 5 लाख। 5 लाख। टोटल सेल्स फॉर 2020 एंड 2021 इज इक्वल टू 5 लाख। गिवन इंक्रीज इन सेल्स 20%। ठीक है, तो टोटल सेल्स फॉर 2021 22 इज इक्वल टू 5 लाख। इस 5 लाख के अंदर कितना ऐड कर दोगे बेटा? 20%, यानी 1 लाख। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6 लाख। 6 लाख क्या आ जाएगी मेरी सेल्स का फिगर आएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, सेल्स कितना आ जाएगा? 6 लाख। अब इस 6 लाख की बाइफर्केशन जो है वो मुझे पता है। ठीक है, इस 6 लाख के अंदर जो कैश सेल्स है दैट इज 20% ऑफ 6 लाख, यानी 1,20,000 रुपए। और क्रेडिट सेल्स जो है दैट इज बैलेंस विच विल कम आउट टू बी 4,80,000। ठीक है, 80% हो गया या बैलेंस हो गया। यहां तक सबको समझ में आता है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया नहीं? ठीक है, ये आपका एक वर्किंग नोट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ जरा कैश अकाउंट के अंदर, कैश बुक के अंदर। तो यहां जाकर मैं लिख सकता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां जाकर लिख सकता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे बताना कैश का मेरे को बैलेंस कितना कितना गिवन है? 28,000 और 28,000। 28,000 गिवन है, और बैंक का 38,000। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस भी मेरे पास अवेलेबल है क्या? नहीं। सर क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं क्लोजिंग बैलेंस देखना पड़ेगा कितना है। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे बस जगह छोड़ दी है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर हम करेंगे बात। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, हुआ पता है क्या है, तुम लोगों का कैश तो चला गया, कैश तो कैशियर लेके भाग चुका है बेटा 31 मार्च को। तो कैश का एंड में बैलेंस जो आने नहीं वाला, जो कैश में डिफरेंस आने वाला है वो लॉस है, वो लॉस है। जो बैंक का बैलेंस आने वाला है वही बचेगा तुम्हारे पास। डेटर्स काउंट के अंदर आओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है डेटर्स का? 1 लाख।
क्लोजिंग बैलेंस कितना डेटर्स का? 1 20 1,20,000। 20 चलो करें आगे बात। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी कि क्रेडिट सेल्स कितनी है? बिल्कुल सर, क्रेडिट सेल्स आपने निकाल ली है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहां जाके लिख दिया मैंने क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कितनी? 4,80,000। सर टोटल करते हो तो कितना आ जाता है? 5,80,000। सर और कोई ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है सेल डेटर रिलेटेड, चेक कर लो। क्वेश्चन में जाके चेक कर लो, तुम्हें डेटर्स रिलेटेड कुछ और डाटा नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना बोला है कि क्रेडिटर कस्टमर जो है वो सिर्फ चेक से पेमेंट करते हैं, बस इतना गिवन है। बाकी तुम्हें और कोई डाटा गिवन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करूं, तो मैं अपना डेटर अकाउंट तो यहीं क्लोज कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर बाय बैंक ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, यानी इतना पैसा है जो मुझे आ रहा होगा। तो 4,60,000 जो है बेटा मुझे डेटर पैसा दे जाओ। डन है। अब अगर 4,60,000 पे मेरे को डेटर पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एंट्री कर सकता हूँ बैंक टू डेटर्स। ठीक है, ये एंट्री हम कर सकते हैं कितना? 4,60,000। बोल बेटा, यह क्या यहाँ तक क्लियर होता? पक्का? चलो जी। अब आ जाओ कौन से अकाउंट के अंदर, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आ जाओ एक। सर क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर क्या है, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना? सर 82 का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग 146 है। तो एक बार मैं लिख जरूर रहा हूँ, यहाँ पर आगे बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस गिवन है? 82। ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बैलेंस है बेटा? 46 1,46,000। सर क्वेश्चन के अंदर क्या कोई डाटा ऐसा गिवन है जो मैं इसके अंदर फीड कर सकता हूँ? कुछ भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा डाटा है जो तुम्हें लगता है यहाँ पर इस अकाउंट को पूरा करने में काम आ सकता है? चलो देखते हैं सर। कह रहा है पेमेंट फॉर ऑल द परचेजेस वर मेड बाय चेक ओनली। ठीक है सर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स गिवन है मुझे 3,00,000 रुपए की। ठीक है, 3,00,000 रुपए की हमने पेमेंट अगर करी है, तो बेटा सीधी बात है एंट्री क्या होने वाली है? क्रेडिटर्स टू बैंक एंट्री होने वाली है। तो मैं यहां जाकर लिख दूं टू बैंक, और यहां पर जाकर मैं लिख दूं बेटा 3,00,000 रुपए। टोटल करूंगा बेटा 4,46,000, और 4,46,000 में से बेटा 82,000 जरा माइनस करना, कितना आता है? ये 64 3,64,000 आ जाता है। ये 364 और कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारी परचेजेस होंगी, ये तुम्हारी परचेजेस होंगी, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर बन गया। तो मेरे पास देखो बैलेंसिंग फिगर जो आए हैं, मैं यहाँ पर बेटा सिर्फ हाईलाइट करने के लिए बॉक्सेस बना रहा हूँ, तुम लोग पेपर में ऐसा मत करके आना। ठीक है, ये लो बेटा, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाले हैं। अच्छा ये जो मैंने लिखा था क्रेडिटर्स टू बैंक, इसको जरा यहां जाकर भी लिख दूं क्या मैं? इसको जरा यहां जाकर भी लिख दूं मैं, बाय क्रेडिटर्स। बैंक कॉलम में जाके लिख दूं बेटा मैं 3,00,000। बोलो बेटा, क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? यहां जाकर यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? अच्छा, अब तुम लोगों को ना और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं करना है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाते हैं। मैंने इसके साथ डील कर लिया, मैंने इसके साथ डील कर लिया, मैंने इसके साथ डील कर लिया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर छोड़ दो बेटा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे फर्नीचर उसके अंदर लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन P&L में ले जाऊंगा, खत्म है। मिस्टर ए सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ मंथ एट द लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी ऑफ 2,000 टू द क्लर्क, ऑफिस एक्सपेंस ऑफ 1,200 एंड पर्सनल एक्सपेंसेस 500। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी मुझे पैसा आता है, जो भी मुझे पैसा आता है, यानी जो भी मेरी कैश है, जो भी मेरे पास आ रहा है, उस कैश में से मैं क्या करता हूँ? सैलरी दे देता हूँ। मैं उस कैश में से ऑफिस एक्सपेंस दे देता हूँ और पर्सनल एक्सपेंस अपने कर लेता हूँ। जो उसके बाद जो मेरे पास बचेगा, मैं क्या कर रहा हूँ? उसको बैंक में जमा करवा देता हूँ, है ना? अब तुम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, पहले से उसको यूज करो। तुमने रेंट पे करा है 16,000 रुपए। ठीक है, तुमने रेंट पे करा है 16,000 रुपए का, जरा बैंक अकाउंट के अंदर आओ, कैश बुक के अंदर आओ। यहां जाकर लिख सकता हूँ बेटा बाय रेंट 16,000। बोलो यहां तक क्लियर होता है? ठीक है। अच्छा सर तुम लोगों को फिर उसके बाद क्या है? सर रेंट दिया है। सर 80,000 रुपए तुमने जमा करवाए हैं बैंक में, कैश डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना, टू द बैंक। 80,000 रुपए तुमने अगर जमा करवाए हैं तो एंट्री क्या होगी जरा बताना? कैश टू बैंक, सॉरी बैंक टू कैश। बैंक टू कैश यहां जाके लिख दो टू कैश। बैंक कॉलम के अंदर 80,000, ये कॉन्ट्रा है। यहां जाकर लिख सकता हूँ बाय कैश 80,000 रुपए, बाय बैंक 80,000 रुपए, बाय बैंक 80,000 रुपए। ये क्या है? कॉन्ट्रा है। बोलो इतना समझ में आता? इतना समझ में आता? अब बेटा तुम ध्यान से देख लो,
तुम्हारी बैंक से रिलेटेड ना और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ लो, तुम्हारी बैंक से रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं बच्चों। तुमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी, तुमने रेंट की पेमेंट करी थी, तुमने कैश जमा करवाया था, डेटर से तुम्हें पैसा आया था जो चेक से, उसने लिखा हुआ था कि तुम क्रेडिट सेल्स भी करते हो, कैश सेल्स भी करते हो। और क्रेडिट कस्टमर जो है सिर्फ चेक से पेमेंट करता है, क्रेडिट कस्टमर सिर्फ चेक से पेमेंट करता है, यानी सिर्फ डेटर्स हैं जो सिर्फ चेक से ही पेमेंट करेंगे। तो डेटर से जो पैसा आ रहा है वो तुम ऑलरेडी लिख चुके हो 4,60,000। लेकिन तुम्हारी सेल जो है वो ज्यादा है, तुम्हारी सेल्स ज्यादा है, यानी कुछ ऐसा पैसा है जो कैश सेल्स है, वो तुम्हारे पास कैश में आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है? मीन्स कैश सेल्स अभी भी मिसिंग है। मैंने कुछ कैश सेल्स करी है जो मिसिंग है, जो मुझे निकालनी पड़ेगी। कितनी कैश सेल्स है देखते हैं हम, कितनी कैश सेल्स है अभी देखेंगे। ठीक है, कितना मेरे को कैश सेल से पैसा आया देख लेंगे अभी। ठीक है, अब आ जाओ जरा इसके ऊपर तुम लोग। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को तो पेमेंट तुम चेक से कर रहे हो ना परचेज के लिए, सीधा सीधा बोल रहा है। 3 लाख रुपए वो आ गया। और क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा नहीं गिवन कि परचेज कैश में भी होती है, कहीं पर लिखा है परचेज जो है वो कैश में होती है। तो कैश परचेज नहीं है, तो कैश परचेज नहीं है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे इसको अगर क्लोज करना है तो मुझे बताओ मैं कैसे क्लोज करूं। सर मैं ना अगर ध्यान से सोचू ना, तो सर मैं ना बैंक को एक्चुअल में अभी इस टाइम पे क्लोज कर सकता। अगर तुम लोग जरा ध्यान से सोचो, तो तुम लोग बैंक को जो है ना, मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बस ऊपर लेकर आ गया उसको, मैं बैंक को अगर चाहूं, या चलो इसको बैंक को मैं क्लोज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? समझ में आ रहा है मैं किस ग्राउंड के ऊपर कह रहा हूँ मैं बैंक को क्लोज कर सकता हूँ? हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है मैं किस ग्राउंड के ऊपर बोल रहा हूँ कि बैंक को हम क्लोज कर सकते हैं? क्योंकि बैंक की सारी ट्रांजेक्शन बेटा लिख चुका हूं मैं। हमने कितना जमा करवाया वो लिख लिया, डेटर से कितना आया लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, क्रेडिटर से कितना पे करा लिख लिया, रेंट कितना दिया लिख लिया। बाकी और कुछ है नहीं। मेरे को बैंक पासबुक के बारे में जो कीमत था सब लिख दिया। तो जो बचा वो बैलेंस कैरी डाउन होना चाहिए। 4,60,000 प्लस 80, 540, 540 प्लस 38 कितना हुआ? 578। 5,78 में से जरा माइनस करना 3,16,000 कितना आता? 2,62,000 जो है बेटा मेरा बैंक बैलेंस आना चाहिए। सर अब बच क्या गया है? कैश बच गया, कैश बच गया। चलो अब सोचना शुरू करें। अब कहानी सारी यही है कि मेरी कैश सेल्स कितनी है। अरे कैश सेल्स तो निकाल के बैठे हैं हम, 1,20। तो यहां जाकर सीधा सीधा लिख सकता हूँ ना 2 सेल्स, और यहां पर लिख सकता हूँ कैश के अंदर 1,20। इतना समझ में आया? क्या एंट्री करी? कैश टू सेल्स एंट्री करी। इजी, इजी। रिलेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, यहां तक साथ साथ समझ आ रहा है? अच्छा अब पढ़ना शुरू करो, स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ो। अब स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ो। मिस्टर ए सेंड टू बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में जो भी हमारी कैश सेल्स हुई है, मतलब जो भी पैसा हमारे पास आया, कलेक्शन आया, हम हर महीने के एंड में उसको बैंक में भेज देते हैं। हर महीने के एंड में यानी बैंक में जमा करवा देते हैं, राइट? आफ्टर पेइंग सैलरी ऑफ 2,000, लेकिन 2,000 सैलरी देने के बाद, ऑफिस एक्सपेंस देने के बाद और पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद। क्या लिखा हुआ है दोबारा से पढ़ना। ईच मंथ। मैं आपको कह रहा हूं इस चैप्टर के अंदर गड़बड़ करोगे तो यहां पर करोगे। अगर कोई बच्चा यहां पर ये सिर्फ 2,000 माइनस कर रहा है, 1,200 माइनस कर रहा है, 500 माइनस कर रहा है, तुम्हारा आंसर ही गलत है। माइनस क्या करना पड़ेगा? पूरे साल का, क्योंकि ये जो बन रहा है पूरे साल का बन रहा है बेटा, ये तो पूरे साल का बन रहा है। तो तुमने क्या क्या पेमेंट करी है बताओ जरा। तुमने सैलरी पे करी, तुमने कितनी सैलरी पे करी होगी? सर 2,000 सैलरी तुमने पर मंथ पे करी है, तो तुमने टोटल सैलरी कैश के अंदर 24,000 की पे करी होगी। सर तुमने जो है ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए खर्चा करा, सर ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए तुमने कितना खर्चा करा है? सर 1,200 पर मंथ करा है, तो 1,200 इंटू 12, 14,400 का खर्चा करा। सर उसके अलावा तुमने जो है क्या किया? पर्सनल एक्सपेंसेस करी है। तो ड्रॉइंग्स तुम्हारी कितनी है? 500 पर मंथ है, तो 500 इंटू 12, सर 6,000 की तुम ड्रॉइंग करके बैठे हो। सर जरा टोटल करके देखना तुम लोगों का ना, 28 प्लस 1,20, यहां तो बन रहा है 1,48,000। यहां पर तुम्हारा पता क्या हो रहा है? मैच नहीं कर रहा। 80 प्लस 24, 1,04,00,000, 1,04,00,000 प्लस 14, 1,04,00,000 प्लस 14 बोलो। 1,18,00,000, 1,18,00,000 प्लस 6, 1,24,00,000, 1,24,400। तो मेरा ना डिफरेंस आ रहा है 23,600 का।
ये 23,600 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो 23,600 का डिफरेंस आ रहा है, ये मेरा वैसे तो 31 मार्च को मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था, लेकिन हुआ क्या है, ये पैसा कैशियर ले गया, ये पैसा कैशियर ले गया। तो ये जो 23,600 जो है, जो पैसा कैशियर ले गया, दिस इज माई लॉस। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाय लॉस। ठीक है, लॉस ऑफ कैश या लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट बोल देता हूं मैं। ठीक है, ये वो है जो कैश लेंगे, बेसिकली दिस इज योर लॉस ऑफ कैश। समझ में आया? अब ये हो गया बेटा, मेरे ये फिगर चाहिए था मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सारा डाटा आ चुका है कि मैं अकाउंट्स बना सकूं। नोटिंग के लिए मैं टाइप दे दूंगा, पहले समझ लो फटाफट से क्वेश्चन को। ये मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कौन से साल का था ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर योर एंडिंग 31 मार्च 2022। मुझे बताओ, क्या मेरे पास सर ओपनिंग स्टॉक है? सर बैलेंस शीट गिवन थी, बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग स्टॉक है ना? कितना ओपनिंग स्टॉक है बताना जरा। 2,80,000 रुपए का बेटा ओपनिंग स्टॉक है। सर क्या मेरे पास परचेजेस है? परचेजेस है। सर बैलेंसिंग फिगर निकाल के आए हो परचेजेस को। क्रेडिटर अकाउंट के अंदर तुमने परचेजेस निकाली है, कितने की परचेज निकाली है? 3,64,000 की। क्या कोई डायरेक्ट खर्चा था क्वेश्चन के अंदर? नहीं है सर। तुमने क्या सेल्स निकाली है? 6 लाख रुपए की सेल्स निकाल कर आए। ठीक है, लिख लो, चाहे बाइफरकेशन लिख लो। कैश 1,20,000 था, क्रेडिट जो था वो कितने का था? 4,80,000 की थी। ठीक है, टोटल सेल्स कितने की हो गई बेटा? 6 लाख रुपए की टोटल सेल्स हो गई। ठीक है जी सर, उसके अलावा क्या? सर क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक की तो वैल्यू अवेलेबल थी। कितने का क्लोजिंग स्टॉक था बेटा? 1,60,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक क्लियर है सभी को? सर जो बच गया वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है बताओ जरा मुझे। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। कितना? कितना बच्चों? 1,16,000 बता रहे हैं। ठीक है सर, अब मैं क्या करूं? अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं। ये आ गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सेम पीरियड का, फॉर ईयर एंडिंग, फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को। स्टार्ट कहां से होगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। स्टार्ट कहां से होगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बेटा? 1,16,000। अब जरा खर्चे देखना शुरू करें। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तुमने सैलरी दी थी, कैश में सैलरी दी थी तुमने, 2,000 सैलरी दी थी पर मंथ, 12 महीने, 24,000 की तो सैलरी दी। सर तुमने ऑफिस एक्सपेंसेस दिए, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के पे करे थे बेटा? 1,200 का ऑफिस का एक्सपेंस था, 12 महीने के हिसाब से 14,400। सर उसके अलावा तुम्हारी रेंट तुमने पे करा हुआ था, तुमने बैंक से रेंट को पे, बैंक से पे करा रेंट। कितना रेंट पे करा था? 16,000 का तुमने रेंट पे किया था। सर उसके अलावा ना डेप्रिसिएशन दे रखी थी कि 10% है, तो डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी फर्नीचर के ऊपर? फर्नीचर कितने का था? 40,000 का फर्नीचर था। कितने का फर्नीचर था? 40 का 10% कितना? 4,000। सर उसके अलावा लॉस बाय थेफ्ट तुम निकाल कर आए हो, तो वो आ जाएगा लॉस बाय थेफ्ट या लॉस ऑफ कैश, लॉस बाय थेफ्ट कह लो या लॉस ऑफ कैश बोल लो। कितने का निकाला था ये? 23,600, ये बैलेंसिंग फिगर आया। ठीक है, खत्म। और कोई आइटम है ही नहीं, और कोई खर्चा है ही नहीं बेटा। तो जो बच गया वो तुम्हारा क्या है? नेट प्रॉफिट है। जो बच गया बेटा वो क्या है? नेट प्रॉफिट है। इसको क्या करोगे? क्लोज करोगे। ये आ रहा है 1,16,000 टोटल, यहाँ पर 1,16,000। मुझे बता दो बेटा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 34,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर हुआ सभी को? सर अब क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या आएगा? एज एट 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की। बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की। सर कुछ नहीं करना, आप लोगों को एक बैलेंस शीट गिवन है, आप लोगों को एक बैलेंस शीट गिवन है ऑलरेडी, 31 मार्च 2021 की। उस बैलेंस शीट को बेस बनाओ। सर उस बैलेंस शीट के अंदर पहली आइटम क्या गिवन है? एज कैपिटल कितना है?
4,04,000। मुझे तो इस 4,04,000 के अंदर क्या करूं, इसके अंदर नेट प्रॉफिट ऐड कर दूं। कितना नेट प्रॉफिट है? 34,000 का नेट प्रॉफिट है। टोटल करते हो कितना आ जाता है? 4,38,000। सर इसमें से माइनस कर दो एक चीज, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी थी? 500 पर मंथ ड्रॉइंग थी। 6,000 की ड्रॉइंग्स थी। 500 पर मंथ, 500 इंटू 12, 6,000 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 4,32,000 पे आ जाएगा। क्लियर है? सर अगली आइटम क्या थी? क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना? क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस था ना क्रेडिटर्स का कितना? 1,46,000। एसेट्स के अंदर आओ। एसेट्स के अंदर पहला एसेट क्या कीमत था? फर्नीचर। कितने का फर्नीचर था बेटा? 40,000 का। लेकिन इसमें से क्या लेस करके दिखाऊंगा मैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने की? 4,000 की बेटा। डेप्रिसिएशन 4 की। ठीक है, 36,000। 36,000 वैल्यू सही बोल रहे हो, मैं डेप्रिसिएशन पूछ रहा। ठीक है, नेक्स्ट। स्टॉक कितने का? स्टॉक 1,60,000 का। और कोई आइटम है? डेटर्स कितने का? 1,20,000। अगली क्या है? कैश एट बैंक। अगला क्या है? कैश इन हैंड भी कीमत था वैसे सर, लेकिन कैश इन हैंड आने ही नहीं वाला, क्यों? कैशियर लेके भाग के। तो अगर किसी बच्चे ने पता है यहाँ पर क्या कर दिया, सोच के देखो। किसी बच्चे ने कैश का बैलेंस निकाला लेकिन उसको बैलेंस कैरी डाउन में लिख दिया। उसका अपनी नजर से उसने क्वेश्चन सही करा है, 23,600 बैलेंस है, लेकिन उसका क्वेश्चन गलत है। पता क्यों? क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट गलत आएगा, क्योंकि वो लॉस बाय उसमें जाना है। उसका कैपिटल गलत हो गया, उसका बैलेंस शीट गलत हो गई। तो 4 नंबर चले गए बेटा। कहने को छोटी सी गलती, लेकिन वो गलती 4 नंबर या 3 नंबर ले जाएगी। तो भाषा यूज करते हैं एग्जॉस्टेंट क्या होता है? तो बेटा सीखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा। बेटा लेके भाग गया बेटा। मेरे को तो पता ही नहीं है क्या लेके उसका मतलब होता है पैसा लेके भाग गया। ठीक है, 2,62,000। 578 कितना आ जाता है? 5,78,000 और 5,78,000। मुझे तो क्या क्वेश्चन मुश्किल था? इजी आता है। फिर बेटा, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 10 नंबर का आएगा। चलो फटाफट से नोट डाउन करना शुरू कर दो, जिस जिसने नहीं करा फटाफट नोट डाउन करो। 2-2 मिनट के लिए स्क्रीन दिखाऊंगा बस। कैश बुक सबकी हो गई है? जल्दी जल्दी नोट डाउन करना बेटा, ठीक है? और जिनका हो गया क्वेश्चन ये, वो क्या करेंगे बच्चे? बेटा वो बच्चे ऐसा करो, 10:41 हो गए हैं, तो मैं ना नया क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं करूंगा। 2 क्वेश्चन आपके बच गए हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 बचा है और एक आपका इलस्ट्रेशन बचा है। तो हम एक काम करेंगे बेटा, परसों के लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करके फिर आपका नया चैप्टर में शुरू कर देंगे। हाँ जी, कल बेटा अकाउंट्स की क्लास नहीं होगी। नहीं मैडम। हाँ हाँ, कल कोई क्लास नहीं है। चलो बेटा फटाफट से नोट डाउन करो। कर लिया भाई? मेरे जल्दी करना है, स्पीड से नोट डाउन। मैं वीडियो नहीं देखना सर। डेटर्स कर लिया नोट डाउन? इसमें से क्रेडिटर्स कर चुके हो? बेटा जो बच्चे बाद में देख रहे हैं लेक्चर, पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अगर अभी नहीं करा है। ये कर लिया नोट डाउन? ट्रेडिंग अकाउंट सारा नोट डाउन करके बैठे हो? बस ठीक है बच्चे, फिर आज की क्लास ओवर है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इलुस्ट्रेशन नंबर 10 जो है ना, बड़े ध्यान से करना। एंड मार्क इलुस्ट्रेशन नंबर 10 एज इंपॉर्टेंट। मार्क इलुस्ट्रेशन नंबर 10 एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर गोल्ड से यूज ले उसमें कैसे हो? हम्म, गोल्ड से यूज ले बताओ। ठीक है बच्चों, डन है? तो बेटा आज की क्लास ओवर है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा अब तक जितना हमने करा है। बेटा नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स।